ओके, ठीक है। तो इस वजह से हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल चलेंगे पीएचपी पर, और पीएचपी को भी ज़रा टच देंगे, देखेंगे पीएचपी किसे कहते हैं। एक स्टूडेंट फिजिकली मेरे पास भी बैठा है, ठीक है, तो वो भी, उसकी भी वॉइस आ सकती है, आपको क्वेश्चन करेगा वो भी अगर उसे करना पड़ा। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर, एचटीएमएल पढ़ी है और सीएसएस पढ़ी है और बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ी है, ठीक है, एचटीएमएल पढ़ ली वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या थी, इनके अंदर कुछ हम फंक्शन नहीं परफॉर्म करते थे। हम क्या करते थे, कोई अपना कंटेंट होता था, हम उसको सिंपल डिस्प्ले करवा लेते थे, और सीएसएस से हम क्या करते थे, उसका स्टाइल दे देते थे, और बूटस्ट्रैप के जरिए हम क्या करते थे, उसके स्टाइल को रिस्पॉन्सिव बना लेते थे। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी जिसे एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके जरिए हम क्या करते थे, अपने कंटेंट का बताते थे कि कहाँ पर प्लेस हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। हम अपने लैपटॉप को, हम प्रोग्राम को इतनी सेंस दे देते हैं कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए किसी भी आपके पास सिचुएशन आ जाए, उसको आपने डील करना है। हम जैसे खुद मुख्तियार किसी चीज को बना देते हैं इंडिपेंडेंट, वो चीज हमने अचीव करनी हो तो हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि आज हमारा फलां पिकनिक पे जाने का क्या प्रोग्राम है, तो हम प्रोग्राम से क्या मुराद होता है कि हम क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे निकलेंगे, कहाँ कितने बजे पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप क्या बनती हैं, प्रोग्राम बनती हैं। तो लैपटॉप, सॉरी, कंप्यूटर में, डिवाइसेस में, टेक्नोलॉजी में जब हमें अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना हो तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज है, सी शार्प है, सी है, ये असल में इसमें स्नाइपर किया हुआ है, मिनट, सी शार्प है हमारे पास, सी प्लस प्लस है, फिर उसके बाद पीएचपी आ गई जो अभी हमने पढ़नी है, जावा आ गई, फिर उसके बाद पाइथन आ गई। बहुत सी लैंग्वेज है। अब हर लैंग्वेज एक खास पर्पस के लिए यूज होती है, हर लैंग्वेज का डिफरेंट सिनेरियो जहां पर वो उसकी यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब पीएचपी हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, पीएचपी को क्यों चूज कर रहे हैं, और पीएचपी बेसिकली है क्या। ये एक बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड लैंग्वेज से क्या मुराद है, ये मैं गूगल खोल रहा हूँ आपके सामने, मैंने गूगल खोला है, हमारे पास ये एक फ्रंट एंड आ गया। फ्रंट एंड किसे कहते हैं, ये हमने पहली क्लास में पहले भी पढ़ा था जब हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, कि फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर को डिस्प्ले होता है। अब मैंने गूगल खोला है, मैं यूजर हूँ, गूगल को यूज कर रहा हूँ, ये जो चीज मेरे पास नजर आ रही है ये क्या है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। और फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड कोड भी कहते हैं। क्लाइंट साइड कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेरी मशीन के अंदर आ गया, हम इसका यहाँ से इंस्पेक्ट करके इसका कोड देख सकते हैं, ये सारा कोड मेरी मशीन के अंदर आ गया। इसके साथ CSS भी आ गई, हमें नजर नहीं आ रही लेकिन जावास्क्रिप्ट भी आ गई, वो भी एक लैंग्वेज होती है। तो ये सारा फ्रंट एंड हमारे पास उठ के आ गया, इस वजह से हम इसे क्लाइंट साइड भी कहते हैं और फ्रंट एंड भी कहते हैं। अब बैक एंड क्या है, मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिखता हूँ तो क्या होता है, एक मेरे पास यहाँ पर सजेशन में रिजल्ट आ रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ उसकी बेस पर, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जैम्प लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास ये देखो सर्चिंग होके रिजल्ट आता है, ये कैसे आया, जैसे मैंने यहाँ पर जैम्प लिखा, उसने ये मेरा वर्ड कहाँ पर ट्रांसफर किया, सर्वर पर। सर्वर वो मशीन है जहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी होती है, ठीक है, वहां पर हमारा कोड दिया, वहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, अब बंदा तो नहीं होता जो कहता है यार अब मैं चेक करूं कि इसने जैम्प लिखा है तो मैं इसको आगे ये रिस्पॉन्स दूं। एक प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है, वो भी किसी ने, हमारे जैसे डेवलपर ने डिजाइन किया है, वो उसने इसके अंदर ये फीचर दिया है कि जैसे हमने इस वर्ड को सेंड किया सर्वर पर, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि मेरे पास कहाँ से इनपुट आई है, सर्च बार में आई है
या यहाँ पर सेटिंग को किसी ने क्लिक किया है या साइन इन को क्लिक किया है, वो फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, जो हम उसको इनपुट देते हैं। फिर वो क्या करता है, उसके पास कुछ रूल्स हैं, उसको अप्लाई करके उसके अगेंस्ट जो मैच कर रहा होता है डाटा, वो रिस्पॉन्स भेज देता है। इतना तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो वेब डेवलपमेंट है या जो हमारी वेबसाइट्स हैं, वेब टेक्नोलॉजी है, ये किस मोड पे काम करती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। किस किस को पता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का? कोई बताए भी? किसी को भी नहीं पता? मोहित, तुम्हें तो पता है यार, मैंने बताया था किसे कहते हैं। नहीं पता? भूल गए ना? पहले लेक्चर में मैंने बताया था। चलो आपको अगेन बता देता हूँ, जिसको नहीं पता वो बता दिया करे कि मुझे नहीं पता। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या था? हमने एक मॉडल बताया था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हम कहते थे कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट है या वेब टेक्नोलॉजी है, वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पर काम करती है। कैसे? हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, आगे से रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट हम कैसे भेजते हैं, ये आपके पास पिक्चर भी है। जब मैं यहाँ पर URL के अंदर google.com लिखता हूँ, तो उसका क्या मतलब है, और इंटर करता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी। किसको भेजी? google.com, अपने एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पर जो भी वेबसाइट पड़ी होगी। आगे से सर्वर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और मुझे रिस्पॉन्स भेजता है। जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है, देन मैं आगे कुछ करना होता है। मैंने इमेज पर क्लिक किया, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि अब मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। आगे से सर्वर ने फिर रिक्वेस्ट को कैप्चर किया और उसको क्या किया, मैनिपुलेट किया और रिस्पॉन्स भेजा, और वो रिस्पॉन्स दोबारा मेरे पास डिस्प्ले के अंदर आ गया। तो ये हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं दोबारा बता दूं कि जो सर्वर है, जब हमने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे गूगल चाहिए, तो यहाँ पर जो चीज बैठी है, जो लैंग्वेज है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो PHP का होगा। ये हमारी बेसिकली PHP है। इसको हम कहते हैं बैकएंड, यानी कि बैक साइड पे सर्वर के अंदर जो कोड पड़ा हो, जो हमारी रिक्वेस्ट को कैप्चर करे और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसको हम कहते हैं बैकएंड लैंग्वेज। और हम PHP को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, पहले ये बताएं। बैकएंड लैंग्वेज का समझ में आ गया किसे कहते हैं? यस। ओके, तो ठीक है, जो बोल नहीं सकते मैसेज कर दे। ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का हमें समझ में आ गया। बैकएंड लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम PHP को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? हमारे पास और भी लैंग्वेज है, जावा है, C# है। हमारे पास जो मेजर वजह है PHP को प्रेफर करने की, वो ये है कि ये लाइट वेट है। लाइट वेट से क्या मुराद है, जब हम पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। जो दूसरी लैंग्वेज होती हैं, जावा या C# वगैरह, उनके लिए हमें रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है। यानी कि जब उनका कोड जो होता है, प्रोग्राम होता है, वो रन हो रहा होता है, जो हमारा सर्वर होता है, जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट अपलोड करनी होती है, तो वहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा JDK, अगर हम जावा यूज़ कर रहे हैं तो रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होगा। उसके इन्वायरमेंट को सेट करना पड़ेगा हमें। बहुत सा कोड होगा, बहुत से टूल्स हो गए जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे उस कोड को रन करने के लिए। लेकिन PHP के अंदर इन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें एक्स्ट्रा कोई भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह या इन्वायरमेंट को सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट वेट है। दूसरी बात, एक और इसका फीचर लाइट वेट क्या है कि ये हम अपने HTML के पेज के अंदर ही लिख सकते हैं, हम उसी के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम PHP को लाइट वेट भी कहते हैं। ये लाइट वेट होने की वजह से ही बहुत आजकल पॉपुलर है और यूजफुल है, ठीक है। तो अब हम थ्योरी को बाय बाय करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे थ्योरी पे, तो हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि हमारी PHP जो है वो सर्वर बेस है, यानी कि
उसका कोड सर्वर में ही पड़ा होता है, वो क्लाइंट की मशीन में नहीं आता, बैकएंड पे ही रहता है। जब हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कोड जो PHP का होता है वो इसी सर्वर के अंदर ही रहता है, वो कभी भी क्लाइंट की मशीन के अंदर नहीं आता। वो जो रिस्पॉन्स भेजता है वो HTML CSS की फॉर्म में वो क्लाइंट की मशीन में आता है। तो इस वजह से क्लाइंट कभी भी जो बैकएंड लैंग्वेज है उसका कोड होता है उसको कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, ठीक है, और वो कोड हमेशा सर्वर में ही रन करता है। अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमने PHP लर्न करनी है या PHP में कोई चीज बनानी है तो उसे क्या करना है, सर्वर के अंदर ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लैपटॉप है वो तो नॉर्मल है, हम अपने लैपटॉप को सर्वर कैसे बनाएं, तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे कि जिससे हमारा लैपटॉप भी क्या बन जाए, सर्वर बन जाए। एक मिनट, एक बंदा शॉर्ट हो गया। ठीक है जी, हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। जो आपने चीज डाउनलोड करनी है वो करना है आपने XAMPP सर्वर, XAMPP लिखना है आपने गूगल पर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास वेबसाइट आएगी अपैची की। अपैची एक कंपनी है जिन्होंने बहुत से सर्वर साइड के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, XAMPP भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। अपैची इटसेल्फ इनका एक है सर्वर साइड सॉफ्टवेयर, और भी इनके काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने जो PHP के लिए स्पेशल यूज़ होता है वो XAMPP होता है और दूसरा WAMP। तो हम WAMP नहीं करेंगे, हम XAMPP करेंगे, ठीक है। XAMPP आपने करना क्या है, यहाँ पर आके XAMPP को डाउनलोड कर लेना है जो आपको चाहिए। लाइनक्स तो किसी के पास नहीं होगी, विंडो होगी, विंडो के अंदर जाके आपने जो लेटेस्ट होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है, सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, एक इंस्टॉल करते हुए आपके पास पॉपअप आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि फायरवॉल जो है वो आपने अलाउ करनी है कि नहीं, तो वो आपने अलाउ करनी है, ठीक है, वो आपने अलाउ करनी है। अलाउ करने के बाद जी मैंने यहाँ पर सर्च किया XAMPP, तो मेरे पास XAMPP कंट्रोल पैनल आ गया। तो XAMPP का आपके पास एक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मेरे पास अभी लेटेस्ट नहीं है, पीछे वाला मैंने डाउनलोड मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, इससे पीछे वाला वर्जन, तो आप लेटेस्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अपाची। इसका मतलब होता है कि हमने जो हमारा सर्वर है वो आप हमारे लैपटॉप का खास हिस्सा सर्वर बना दो, ठीक है। कुछ खास पार्ट हम देखेंगे कौन सा पार्ट, वो हमारा सर्वर बन जाएगा। अब जो भी वेबसाइट हम उसके अंदर रखेंगे वो एक तरह की लोकल होस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद MySQL आ जाता है। MySQL हमारे पास डेटाबेस के लिए यूज होती है, और भी काफी सारी चीजें हैं। टॉमकैट एक अलग सर्वर है, ये और चीज के लिए यूज होता है। हमारे काम का जो फिलहाल है वो है अपाची। तो हमने यहाँ पर सिंपल स्टार्ट पर क्लिक कर देना है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी PID है और यहाँ पर आपके पास पोर्ट आ जाएगी। तो नॉर्मली यही पोर्ट होती है 80443। इसको लोकल होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। होस्ट से क्या मुराद है, होस्ट का तो पता ही होगा आप सबको। होस्ट से मुराद होता है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं और उसके बाद उसका एक डोमेन होती है, नेम होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपने लैपटॉप के अंदर ही यूज कर रहे हैं, इस वजह से इस केस के अंदर हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है। अक्सर स्टूडेंट अपनी वेबसाइट जब
ऑन करके देखते हैं कि वो सही अपलोड हुई है या नहीं। वो जब उसकी आउटपुट चेक करते हैं, वो यहाँ पर उनको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो क्या होती है, जैसे मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश, जी मुझे वर्किंग की समझ नहीं आई, जो वेबसाइट बनाएंगे हम तो उससे इधर अपलोड करेंगे और फिर उसकी अलग से कोडिंग करेंगे। असल में ये है कि सबसे पहले हमने PHP में कोडिंग कर ली, जहां भी कर लें आप, कहीं भी कर लें, मैं डेस्कटॉप पर रख के कर लूं, किसी फोल्डर में रख के कर लूं, हमने एक फाइल बनानी है, ठीक है। हम आगे चल के देखेंगे कैसे फाइल बनाते हैं, हम उसके अंदर कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद जब आपकी फाइल रेडी होगी, आपने उसकी आउटपुट देखनी है। अब आप उसकी आउटपुट ऐसे तो नहीं देख सकते, आपके पास वो अपलोड हुई होगी कहीं तो देख सकोगे। तो अपलोड करने के लिए हम कोई होस्ट नहीं खरीद रहे, क्योंकि इससे हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट खरीदनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप को ही होस्ट बना देंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर उसकी होस्ट बनेगी, वहां पर हम उस फाइल को जाके उठा के प्लेस कर देंगे। जब हम उसको प्लेस कर देंगे, फिर यहाँ से हम उसको अपने सर्वर को ऑन कर देंगे कि भाई अब जो है हमारा सर्वर ऑन कर दो, जो लैपटॉप का सर्वर है। फिर क्या होगा, यहाँ से हम उसका एड्रेस लिखेंगे और वो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं इधर मिस्टेक बताने लगा हूँ उस पर आप अंडरस्टैंड करें कि जैसे मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट क्या है, ये आपकी वेबसाइट का डोमेन है। जैसे है ना google.com, facebook.com, फला फला, ये उनकी वेबसाइट की डोमेन है, लेकिन उन्होंने तो परचेज की हुई है। हमारे पास क्या है, हम अपने ही मशीन को सर्वर बना रहे हैं, तो इस वजह से हमारी क्या होगी, लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट हमारी क्या होगी, डोमेन नेम हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद स्लैश के बाद हमने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे लिखना है। फॉर द टाइम बिंग मैं ये एक वैसे एक चीज है PHP माई एडमिन, आपको भी नहीं पता क्या चीज है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अच्छा, अब जो चीज मैंने बतानी है, जब आप अपनी वेबसाइट ओपन किया करोगे तो आपने खास ख्याल रखना है यहाँ पर URL लिखते हुए कि जो यहाँ पर आपके पास ये वर्ड का आइकन बना है, यानी दुनिया बनी हुई है, इसको ही क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर जूम के आइकन को यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि गूगल पर सर्च करो। हमने गूगल पर नहीं सर्च करना, हमने वर्ल्ड वाइड सर्च करना है, यानी कि आप हमारे लैपटॉप के अंदर से भी सर्च करो। उसके लिए हमने ये वाला आइकन आपने लाजमी देखना है, इसको ही आपने क्लिक करना है। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और बाद में कहते हैं सर हमारी तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, वो तो गूगल का कोई पेज ओपन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या इशू होता है कि उनसे URL सही नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर मैंने URL दिया, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, बिकॉज ये अभी कोई फाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये फाइल आ गई, ये डैशबोर्ड आ गया, ये कोई वेबसाइट नहीं खुली। अगर मैं नेट बंद भी कर दूं ना, अभी मैं बंद नहीं कर रहा, आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाओगे, बंद भी कर दूं तो भी ये ओपन होगा मेरे पास। क्यों, क्योंकि ये फाइल मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी है। अब बात करते हैं कि फाइल लैपटॉप के अंदर कहां पर पड़ी होती है, ठीक है। PC के अंदर चले गए, आपके पास C ड्राइव, यानी जिसके अंदर आपने विंडो की होगी उस ड्राइव के अंदर आपने चले जाना है। उस ड्राइव के अंदर जाते सारी आपके पास एक फोल्डर एंड में बना होगा XAMPP का, ठीक है। XAMPP के अंदर चले जाना है आपने। XAMPP के अंदर जाके आपके पास एक फोल्डर होगा htdocs, ठीक है। htdocs के अंदर चले जाना है। ये आपका htdocs के अंदर जाने के बाद यहां से आपकी लोकल होस्ट शुरू होती है। यहां से आपकी क्या शुरू होती है, लोकल होस्ट शुरू होती है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी वेबसाइट अपलोड करो, यहाँ पर अपलोड से मुराद है यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट यहाँ तक आएगी, स्लैश डाल के आपने अपने उसका पेज डाल देना है। जैसे मैंने ये लिखा था ना index.php, मिनट रीनेम कर इसको, ठीक है, index.php। अगर मैंने इस फाइल को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, पहले क्या लिखना है मुझे, डोमेन नेम, और डोमेन नेम हमारा कहाँ तक आता है,
लोकल होस्ट के IT डॉक्स के फोल्डर तक, यहाँ पर इस फोल्डर तक, ठीक है। हमारे लैपटॉप में, मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ कहाँ पर जगह बनी हुई है इसकी, यहाँ तक बनी हुई है। यानी कि अगर मैं लोकल होस्ट क्लिक यहाँ पर लिखूंगा तो वो कहाँ तक हमें ले आएगा, लैपटॉप के यहाँ तक ले आएगा। हम इसका भी डेमो करके देखते हैं। ये मैंने लोकल होस्ट लिखा, वो डायरेक्ट मुझे डैशबोर्ड पर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम स्लैश डाल के कोई भी फाइल का नाम ना दें, कोई भी फाइल का नाम ना दें, तो वो खुद ब खुद अज्यूम कर लेता है कि मुझे index.php को कॉल करनी है, ठीक है। index.php को कॉल करनी है। ये भी आपके में भी थोड़ी सी सर से बातें गुजर रही हूँ, अभी हम एक फाइल बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, हम एक फाइल बनाते हैं। अभी हम क्या करने लगे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ पर, मैं ऐसे कहता हूँ hello.txt से आपने एक्सटेंशन चेंज कर देनी है। पहले आप HTML लिखते थे क्योंकि आप HTML के स्टैटिक पेज बनाते थे। अभी ये याद करवाना मुझे, स्टैटिक और डायनामिक से क्या मुराद है, ये भी आपको बताऊंगा। HTML के जो सिंपल हम पेजेस बनाते थे वो स्टैटिक थे, यानी कि उसके अंदर हमारा डेटा चेंज नहीं होता था। जो डेवलपर ने एक बार डाल दिया वो ही नजर आएगा। लेकिन जो हम डायनामिक बनाने लगे हैं वो यूजर की नीड के मुताबिक चेंज होगा। जैसे कि कोई यूजर आता है, OLX पे देख लें, वो कहता है मुझे बाइक्स खरीदनी है तो बाइक्स का डाटा आएगा। अगर वो कहता है मैंने कार खरीदनी है तो कार का डाटा आएगा। वो डायनामिक है ना। तो अब हम इसका एक्सटेंशन रखेंगे .php। मैंने इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी, ठीक है। अब आप ये देखो, इसके ऊपर एलिफेंट बन गया। ये जूम करके कभी देखना, PHP का आइकन है एलिफेंट, ठीक है। E फॉर एलिफेंट। ओके, तो मैं इसको ओपन कर। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि हम कोड कहाँ पर लिखेंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट की hello.php। अभी हम खाली है, ये फाइल कुछ भी नहीं है, नथिंग, ब्लैंक, क्योंकि अभी तो आपके सामने बनाई है मैंने। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हमें इस फोल्डर तक आना है, htdocs का तक। तो आपको पता है htdocs के फोल्डर तक आने के लिए हमें क्या करना है, एक मिनट, ओहो, htdocs तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। अब मुझे किसको एक्सेस करना है, hello.php को, इस फाइल को एक्सेस करना है। मैं जैसे एंटर करूंगा, ब्लैंक, बिकॉज खाली थी, एम्प्टी। लेकिन आप नोट करें, यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं आया कि भाई आपकी फाइल ब्लैंक है, एरर है या कोई मसला है, बिकॉज फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है ना। यानी कि हमारा पाथ बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी घबराना नहीं है, अभी क्लास वाइंड अप कर दूंगा थोड़ी देर में। अभी आज का लेक्चर बेसिक पर था, ठीक है। ओके, अभी hello.php पे क्या करना है, हमने थोड़ा सा हम HTML का ही कोड लिखेंगे। अब बारी आती है कि हम इस पे कोडिंग कैसे करेंगे। तो सिंपल, आपने यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया, आपने ओपन कर लेना विजुअल स्टूडियो में, या जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं। आप सबलाइम भी यूज कर सकते हैं, कोई भी जिसपे आपने कोडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पहले मुझे वो बता दे, अगर किसी को क्लियर है तो वो बता दे, ठीक। ओके, डोमेन नेम व्हाट .com या फिर इंस्टाग्राम, क्लियर। यार .com पर अभी हम नहीं गए, क्योंकि हमने अभी अपनी वेबसाइट को कहीं पर भी नहीं पोस्ट किया। हमने अपने ही लैपटॉप को क्या कर लिया है, सर्वर बना लिया है। तो इस वजह से हमारा डोमेन नेम है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट .com वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लोकल होस्ट। इसका मतलब होता है कि आप लोकल होस्ट, करंटली लोकल होस्ट यूज कर रहे हो। अगर मेरी कोई होस्ट होती तो यहाँ पर होता google.com, गूगल या जो भी है, याहू, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी होती चीजें, ठीक है।
तो क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, आई होप क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कोड लिखना है। कोड हमने यहाँ पर इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर खोल लिया है। अच्छा जी, तो सबसे स्टार्ट में मैंने बात की थी आपसे कि जो हमारी पीएचपी है वो लाइट वेट है। लाइट वेट क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर HTML और पीएचपी दोनों का कोड मर्ज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल HTML भी लिखूं तो भी मेरे लिए वैलिड है, मतलब उसका HTML का कोड लिख दूं तो भी ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, एक मिनट। अब हेड बॉडी टाइटल दे देना यहाँ पर। चलो ये खुद ही आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम H1 का टैग लगा लेते हैं। H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने अभी सिंपल क्या किया है, HTML का कोड लिखा है और उसके अंदर H1 का टैग लगाया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अपडेट करूंगा तो वो रिफ्रेश का मतलब है कि फाइल के अंदर अब जो चेंजिंग हुई है दोबारा रिफ्रेश करके लेके आओ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हुआ तो आपके पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई जब हम नॉर्मल HTML के अंदर ये वाला कोड लिखते हैं तो वो भी हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवा रहा होता है, PHP का भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करके फिर गेट किया है। अगर मैं डायरेक्ट hello.php को क्रोम के अंदर खोलूं डायरेक्ट विदाउट सर्वर, यानी सर्वर को बाईपास करने लगा हूं मैं। किधर गया क्रोम? विंडो डिफेंडर किधर गया यार, ये क्रोम में कहीं चला गया। एक मिनट, चलो फायरफॉक्स के अंदर खोल लेते हैं उतनी देर। हाँ, ये इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। क्रोम के अंदर अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर कोई चीज़ लिख दोगे तो वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो पूरा जो कोड है आपका वैसे उठा के आपको दिखा देगा। ये देखो, अब क्रोम के अंदर क्या हुआ है, मैंने उसी फाइल को खोला है hello.php को डायरेक्ट। अब देखो, अगर हमारी नॉर्मल फाइल होती hello.html, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है HTML की, तो उसने क्या करना था, हमें नॉर्मल, क्योंकि ये कोड इसके अंदर अभी तो मैंने PHP का कोई कोड नहीं लिखा ना, तो नॉर्मल हमारा PHP का कोड, सॉरी HTML का कोड है, तो उसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, वैसे का वैसे ही कोड उठा के प्रिंट करवा दिया है, दिखा दिया है हमें कि इस फाइल के अंदर ये चीज है। वो वैसे इसको रन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उससे पता है कि .php की जो फाइल होगी उसको विदाउट सर्वर आपने नहीं दिखाना। अब ये बेसिकली सर्वर कर क्या रहा होता है, जब हम hello.php को पिंग करते हैं, यानी कि उसको हम टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जैम्प का जो सर्वर है वो PHP का इन्वायरमेंट सेट करता है, वो जो फाइल है उसको PHP के कंपाइलर के अंदर लोड करता है। अब कंपाइलर क्या करता है, उसके अंदर जितना भी कोड होता है उसको, HTML का जो कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है PHP के रिस्पॉन्स में,
और अगर PHP का कोड भी लिखा हुआ है उसको भी वो कन्वर्ट कर देता है एक रिस्पॉन्स में, और वो रिस्पॉन्स फिर क्या करता है, HTML की फॉर्म में बनाता है। HTML की फॉर्म में बना के वो क्या करता है, रिस्पॉन्स यूजर को सेंड कर देता है जिसने hello.php को पिंग किया होता है। ठीक है, ये अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई तो मैं ये दोबारा आपको समझा देता हूँ। पिक्चर खुल जाए हमारे पास, जो हमने पिक्चर देखी थी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की, कि हमारा जो क्लाइंट है वो जब PHP की फाइल को क्लिक करता है तो वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, जैसे ये XAMPP पड़ा हुआ है हमारे केस में। तो XAMPP क्या करता है, उस PHP की फाइल को कंपाइल करता है। एक हमारे पास कंपाइलर होता है, ये इसके XAMPP के पास होता है। ठीक है, वो कंपाइलर क्या करता है, PHP के कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो HTML की फॉर्म में बना के हमें सेंड कर देता है। अब आप ये देखोगे नॉर्मली अगर हम इसको भी इंस्पेक्ट करके देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी इसकी जो HTML है वो आ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स हमारे पास, ये जो कोड है ये आया है, ये कंपाइल होके आया है PHP के कंपाइलर से। ठीक है, अभी हम जो PHP के कोड है वो लिखना कल को सीखेंगे। अभी तक आज के लिए बेसिक इनफ है। आप सबने यहाँ तक वर्क करना है, आपकी असाइनमेंट है। आपने सर्वर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके एक फाइल बनानी है, फाइल बना के उसको क्रोम के अंदर डिस्प्ले करवाना है ऐसे। ठीक है, क्लियर है सबको? मुझे लग रहा है सारे जो है वो मीटिंग ज्वाइन करके अपने अपने माइक ऑफ करके चले गए। क्यों मोहित? मुझे चलो गुड, ठीक हो गया। चले, ठीक है, आज की क्लास। एक मिनट, जी जी, वो भी मुझे क्वेश्चन नहीं मतलब समझ आया। मतलब कि जी ये तो हम लोगों ने HTML में इसको प्ले कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जी अगर जी। हम लोगों ने वो जो अगर कोई और फाइल बनानी हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, फिर उसके लिए हम बैकएंड में कैसे मतलब यूज करेंगे? किस चीज को? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये। किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट होगी या कोई भी होगा, उस चीज को हम बैकएंड के लिए कैसे यूज करेंगे इसमें, वो पूछ रही हूँ। आप यहीं पर यूज करेंगे, आप अपनी पूरी वेबसाइट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पूरी वेबसाइट यहाँ पर। अच्छा। यानी कि अगर देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक न्यू फोल्डर बनाया है। मैं कहता हूँ कि सपोज EXM मैंने लिख दिया, यानी कि एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरी सपोज एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने बहुत सी, मेरे पास बहुत से पेजेस होंगे। ठीक है, अलॉट ऑफ पेजेस। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ, ये hello.php की फाइल को कॉपी कर रहा हूँ, ये EXM के अंदर ही पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और फाइल बना लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ hello2। ठीक है, अब मेरे पास दो फाइल्स बन गई हैं। तो यहाँ पर हम hello world 2 लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि दो फाइलें होंगी हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये हमारी एक वेबसाइट बन गई है EXM। अब हमें इसको कैसे रन करना है, सिंपल। हमें क्या करना है, सबसे पहले वही चीज आपने याद रखनी है कि हमें पहले htdocs तक आना है। htdocs तक हम कैसे आएंगे, लोकल होस्ट लिख के। मैंने लोकल होस्ट लिख दिया, हम htdocs तक आ गए। उसके बाद हमारा फोल्डर क्या है जो हमारी वेबसाइट का है, वो EXM। ओके, वो लिख दिया। उसके बाद फिर मैं स्लैश डालूंगा। अब हमें क्या लिखना है, हमारी जो फाइल का नेम है, तो मैं लिखूंगा hello.php। ठीक है, hello.php। और अगर आपको दूसरी फाइल पर मूव करना है तो hello.php hello. ठीक है, ये तो अब बाकी आप पर है कि आपने अपनी इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करवाना है कि नहीं।
वो हम एंकर के टैग आपने पढ़े होंगे HTML के अंदर, तो वो एंकर की टैग की मदद से हम एक तरफ से हाँ जी। दूसरी तरफ मूव करते रहेंगे, वो तो बात की कहानी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी वेबसाइट जिस फोल्डर के अंदर रखी होगी वो ला के आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो उसे एंजॉय करें। अगर पेस्ट कर दिया फिर उसकी कोडिंग मतलब ये क्या सीन है? उसकी कोडिंग जैसे यहाँ पर आपने की होगी, आप इसको कहीं और करके भी ला सकते हैं। कोडिंग यहाँ पर आपने खोला, ये फाइल है, इसको आप उसके अंदर खोल रहे हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, यहाँ पर आप कोड उसका लिखते रहें, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, जितना मर्जी कोड लिखते रहें, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रही। आपका क्वेश्चन आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं बताएं। क्योंकि हम लोगों ने ये जो भी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई है, ठीक है, उसको हम लोगों ने पेस्ट कर दिया अगर PHP में, फिर PHP की जो कोडिंग है वो क्या वर्क करेगी? मतलब जो PHP कोडिंग हम वो किस लिए करेंगे और क्यों करेंगे? फिर वो तो आपने कहा ना कि मतलब वो वेबसाइट अच्छा, बैकएंड के लिए यूज आप होगी। एक मिनट, अब मैं समझाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पेज होगा, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास जो HTML का पेज है उसके अंदर हमने PHP की कोड क्यों लिखना है, उसकी कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी जी। जी ठीक हो गया। अभी मेरे पास कोई इंडेक्स